हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं गौर मेथड के बारे में। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था चाउ फास्मैन मेथड के बारे में, जो कि एक पहला सेकेंड स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन मेथड था। सेकेंड मेथड है हमारे पास गौर मेथड। इसको 3 साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, गार्नियर, ऑस्गुथॉर्प एंड रॉबसन। अब ये मेथड जो है डेवलप क्यों हुआ था, क्योंकि चाउ फास्मैन जो मेथड है इसकी कुछ जो है लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस वैसे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। मैं फिर से आपको बता देती हूँ इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी एक्यूरेसी, जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत लो थी। और दूसरा क्या था कि ये क्या कर रहे थे, ये प्रोपेंसिटी वैल्यू चेक कर रहे थे। मीन्स इट इज बेस्ड ऑन दी प्रोपेंसिटी वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स। बट रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होती है, 3D फोल्डिंग भी और सेकेंडरी फोल्डिंग भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होती है। अब इसमें ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये जो नेबरिंग अमाइनो एसिड, सपोज ये हमारे पास एलेनिन अमाइनो एसिड है। अभी एलेनिन अमाइनो एसिड्स कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये सिर्फ एलेनिन अमाइनो एसिड के प्रोपेंसिटी वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता है। ये जो नेबरिंग, सपोज ये ग्लूटामाइन है या फिर यहाँ पर ये प्रोलिन है, ये इन नेबरिंग अमाइनो एसिड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मतलब नेबरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि एलेनिन कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो इसीलिए इसीलिए जो बेसिकली है गौर मेथड ये डेवलप हुआ है। अभी गौर मेथड में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसमें बताया है कि नेबरिंग अमाइनो एसिड जो है उसका क्या इन्फ्लुएंस है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के फोल्डिंग में। मीन्स वो कौन सी फोल्डिंग करेगा, अल्फा हेलिक्स बनाएगा, शीट बनाएगा या फिर कॉइल बनाएगा, ये चीज इन्फ्लुएंस होती है उसकी नेबरिंग अमाइनो एसिड्स के ऊपर। ओके, अब यहाँ पर हम गौर मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये है नॉलेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इसका ये प्रिंसिपल है, बेसिकली इट यूजेस द इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी। दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है इंफॉर्मेशन थ्योरी, एक है प्रोबेबिलिटी। ये क्या कंसीडर करता है, नेबरिंग रेसिड्यूज, जो कि चाउ फास्मैन मेथड नहीं कंसीडर कर रहा था। इट यूजेस लार्ज डेटा सेट्स ऑफ नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर। इट इज मोर एक्यूरेट, मीन्स इट गिव्स मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास गौर मेथड जो है, इसमें मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में बता देती हूँ कि इंफॉर्मेशन थ्योरी बेसिकली होती क्या है। स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इंफॉर्मेशन थ्योरी। अब इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है, इट सेज दैट हाउ मच डज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एंड इट्स नेबर्स दे इन्फॉर्म अस अबाउट दिस स्ट्रक्चर, दैट इज हेलिक्स, शीट और कॉइल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं आपको इजी वे में एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि जब आप क्लास में होते हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 सब्जेक्ट्स तो होते ही होंगे। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट, सपोज आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें आपके 80 में से क्या आए हैं, 100 में से 80 मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है। अब पूरे क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट है आप, और आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स है। 7 में से जो आपका ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसमें आपके इंग्लिश में 100 में से 80 मार्क्स आए हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर बाकी स्टूडेंट्स के, सपोज बाकी स्टूडेंट्स के इंग्लिश में आपसे कम आए हैं, जितने भी 30 स्टूडेंट्स हैं सबके इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली 75 तक आए हैं, लेकिन आपके ही सिर्फ पूरी क्लास में इंग्लिश में 80 आए हैं 100 में से। अभी इसी मार्क्स के बेसिस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि आप क्लास में टॉप करोगे या फिर आप क्लास के टॉपर हैं, नहीं ना, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिस पे हम कोई रिजल्ट नहीं डिसाइड कर सकते। सिमिलरली, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी ना, चाउ फास्मैन मेथड की लिमिटेशन यही है। चाउ फास्मैन मेथड क्या कर रहा था, एक पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड है वो उसकी प्रोपेंसिटी फाइंड आउट करके उसी का बता रहा था कि ये फोल्डिंग कौन सी लाइक फोल्डिंग करेगा, अल्फा हेलिक्स करेगा, बीटा शीट या कॉइल फोल्डिंग करेगा। बट अभी जैसे मैंने आपको ये स्टूडेंट के एग्जांपल दी कि एक सब्जेक्ट में अगर आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं बाकी स्टूडेंट के कंपेरिजन में, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप क्लास के टॉपर हैं, क्योंकि अभी बाकी सारे 7 में से एक सब्जेक्ट ही आए ना, तो बाकी 6 सब्जेक्ट तो हमारे पास पड़े हैं। हो सकता है उन 6 सब्जेक्ट्स में आपके बाकियों से कम मार्क्स आए, तो हम ये तो नहीं बोल सकते आप क्लास के टॉपर हैं। इसीलिए गौर मेथड भी क्या है, गौर मेथड जो है, क्योंकि चाउ फास्मैन की यही एक लिमिटेशन थी कि वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कंसीडर करा था। अभी जो गौर मेथड है, गौर मेथड बेसिकली क्या करता है, वो आपके सारे सब्जेक्ट्स लेगा, 7 के 7 सब्जेक्ट्स लेगा, उनके जो भी टोटल मार्क्स आए हैं, सपोज एक में आपके 90 आए हैं, एक में 80 आए हैं, एक में 60, 70 एंड सपोज एक में आए हैं आपके 50। कितने में, 5 हुए, 6 एंड 7,
7 सब्जेक्ट हो गए। अभी गौर मेथड क्या करता है, आपके ये जो सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स से आपके मार्क्स जो है पहले वो कैलकुलेट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, इसका सम करता है, यानी कि इसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करता है। अभी टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके जो भी आपका आया होता है वो, अभी क्या हो गया, ये एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का टोटल मार्क्स हो गया, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स है, 30 में से सिर्फ आपका कैलकुलेट हुआ है। सिमिलरली 30 में से जितने 30 हैं सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स ऐसे कैलकुलेट होता है, उनके जो है टोटल मार्क्स पता किए जाते हैं। पता करने के बाद में क्या पता चलता है कि आप तो क्लास के टॉपर हो ही नहीं, भले आपके इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपके कम कम मार्क्स आए हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, तो आप क्लास के टॉपर नहीं हैं, क्लास का टॉपर कोई और है। अब ये किस चीज के ऊपर डिसाइड हुआ है, टोटल मार्क्स के ऊपर। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं हर एक स्टूडेंट के, और उसके बेसिस पे यानी कि टोटल मार्क्स के बेसिस पे प्रिडिक्ट किया गया है कि जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो क्लास का क्या होगा, टॉपर होगा। अभी सिमिलरली मैं आपको समझाती हूँ कि गौर मेथड कैसे वर्क करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन थ्योरीज बेसिकली यही है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन को लेकर क्या कर रहा है, एक थ्योरी बिल्ड कर रहा है, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड के इन्फ्लुएंस से ही कोई फोल्डिंग नहीं हो जाती है। गौर मेथड ने क्या किया, इसने जो नेबरिंग अमाइनो एसिड्स यानी कि आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपके नेबरिंग अमाइनो एसिड्स हो गए, तो इसने क्या किया, नेबरिंग अमाइनो एसिड्स को भी कंसीडर किया और उसके बेसिस पे इसने जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन करी है। अभी सिमिलरली इस जो लाइन मैंने आपको बताई थी उसका मतलब यही है कि ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड है और उसके जो नेबर्स हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। दिस इज नॉन एज द इंफॉर्मेशन थ्योरी, कि नेबरिंग अमाइनो एसिड से इंफॉर्मेशन लेकर हमें ये पता चलता है कि जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एलेनिन जो है वो हेलिक्स फॉर्म कर रहा है। अब ये चीज कैसे क्लियर होगी, अभी ये चीज ऐसे क्लियर होगी, हम पहले क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि जो एलेनिन है, ये एलेनिन रेसिड्यू है, ये अल्फा हेलिक्स में कितनी बार आया है, ठीक है, एज कंपेयर टू एलेनिन जो भी है, ये पूरे ओवरऑल जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये उसमें कितनी बार पाया गया है। अगर तो ये एलेनिन अल्फा हेलिक्स में ज्यादा टाइम पाया गया है, फॉर एग्जांपल अगर ये एलेनिन 80% जो है पाया गया है अल्फा हेलिक्स में और ये पाया गया है 20% इन दी होल प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो अभी इससे हम क्या प्रिडिक्ट करें, क्योंकि एलेनिन अल्फा हेलिक्स में ज्यादा बार आया है एज कम्पेयर टू पूरे प्रोटीन में, तो हम इससे ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये डेफिनेटली अल्फा हेलिक्स ही फॉर्म करेगा। दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन थ्योरी, कि आप पता कर रहे हो कि जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितनी टाइम्स आया है एज कंपेयर टू वो पूरे प्रोटीन में कितनी बार आया है। दिस इज नॉन एज द प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलेनिन रेसिड्यू है ये अल्फा हेलिक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिकली उन्होंने क्या डिफाइन किया है इस चीज को प्रोबेबिलिटी का यूज करके। नाउ विल बिगिन विद दी इंफॉर्मेशन थ्योरी। मैंने आपको समझा दी इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेसिड्यू इज व्हाट, अमाइनो एसिड। The probability of an amino acid adopting a particular structure, it depends not only on itself, सिर्फ उसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, बट ऑल्सो इट्स सराउंडिंग अमाइनो एसिड्स। ओके, क्या कैलकुलेट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अमाइनो एसिड इन अ विंडो। तो बेसिकली गौर मेथड जो है वो 17 अमाइनो एसिड का एक विंडो साइज जो है लेता है, ठीक है। अब 17 अमाइनो एसिड क्योंकि ऑड नंबर है तो सेंटर में जो अमाइनो एसिड होता है हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। डन। नाउ कमिंग ऑन टू दी मेजर स्टेप्स। अब इसके मेजर स्टेप्स क्या है, बेसिकली डेटा सेट प्रिपरेशन, count frequencies, then convert these frequencies into probabilities. Now convert probability into the information. उसके बाद हम एक विंडो साइज लेंगे जो मैंने बताया 17 विंडो साइज। यूज पोजीशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वैल्यूज, सम कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड फाइनल प्रेडिक्शन। मैं आपको एक ही करके ये सारी चीजें समझाती हूँ कि बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे करती हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले है हमारे पास डेटा सेट प्रिपरेशन एंड काउंट फ्रीक्वेंसीज।
नाउ हाउ विल प्रिपेयर द डेटा सेट। अब ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है प्रोटीन का 3D जो स्ट्रक्चर है वो कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है, ये पीडीबी से कलेक्ट करता है। पीडीबी आपको पता होगा, प्रोटीन डेटा बैंक। इसमें क्या है, सारे प्रोटीन्स के जितने नॉन प्रोटीन्स हैं उनके 3D स्ट्रक्चर्स, 2D स्ट्रक्चर्स, ये सारे इसमें स्टोर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन विद द नॉन 3D स्ट्रक्चर, हम उसका डेटा यहाँ से कलेक्ट करते हैं पीडीबी से। उसके बाद हम इसमें क्या पता करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है और उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हेलिक्स, बीटा शीट्स या कॉइल्स। ओके, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले किया कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन। सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसीज। अब ये हम कैसे फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, इसका मतलब है अभी सपोज हमारे पास ये जो है 3D स्ट्रक्चर है, डन। अभी इस 3D स्ट्रक्चर में टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं, हमें ये पता करना है। सपोज इस पूरे स्ट्रक्चर में टोटल 10,000 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स कितने हैं। टोटल अमाइनो एसिड इतने हमें पता चल गए। सेकंड क्या है हमारे पास, इसमें स्ट्रक्चर्स कितने हैं। स्ट्रक्चर्स इन द सेंस कि इसमें हेलिक्स कितने हैं, बीटा शीट्स कितनी हैं, इसमें कॉइल्स कितने हैं। तो हेलिक्स सपोज इसमें है 4,000, शीट्स हमारे पास है इसमें 3,000 एंड कॉइल्स हमारे पास अगेन 3,000। हो गए ना, ये टोटल पूरे 10,000, डन। टोटल अमाइनो एसिड 10,000 है, इसमें से हेलिक्स, शीट और कॉइल्स हमारे पास इतने हैं। अब हम अमाइनो एसिड फाइंड आउट करेंगे, कैसे, ये थर्ड स्टेप है बेसिकली। पहले कलेक्शन किया, सेकंड नंबर पे हम ये सारी काउंटिंग करेंगे, ये काउंट फ्रीक्वेंसीज। टोटल अमाइनो एसिड पता किया, टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं इस पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर कितने हैं, यानी कि हेलिक्स कितने हैं, शीट कितने हैं, कॉइल्स कितने हैं। अब हम पता करेंगे ये जो हेलिक्स है, शीट है, कॉइल है, ये भले इतने हैं अमाउंट में, लेकिन इसमें अब ये देखो, ये हेलिक्स, शीट और जो कॉइल्स हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड से बने नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, है ना। अब हम सपोज एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एलेनिन का पता करते हैं, ठीक है। अभी जो एलेनिन है ए इन हेलिक्स, एलेनिन जो है हेलिक्स में कितनी बार है हमारे पास, सपोज 500 टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम। एलेनिन जो हेलिक्स में है वो 4, इट इज इन हेलिक्स इट इज 500, in the sheet it is 150 and in the coil suppose it is again 150। और ओवरऑल यानी कि टोटल जो एलेनिन का काउंट है पूरे स्ट्रक्चर में इट इज 800, ठीक है। आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये 800 ही बनेगा। तो टोटल इसका काउंट कितना है, 800 है। हेलिक्स में 500 है, शीट्स में 150 एंड कॉइल में 150। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये सारी चीजें हमने काउंट कर ली हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जो हमने ऊपर काउंट्स किए हैं ना, ये वाले काउंट्स बेसिकली 500, 150, 150 एंड 800। अभी इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम प्रोबेबिलिटीज में। ये फॉर्मूला देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको इसको फॉर्मूले को बेसिकली इजी में मैं आपको बता देती हूँ। इस फॉर्मूले में है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सपोज अगर आप यहाँ पर, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टोटल काउंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एलेनिन इन होल स्ट्रक्चर। होल स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने कितना काउंट किया था, होल स्ट्रक्चर में हमारे पास 800 है, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, सॉरी, होल स्ट्रक्चर में एलेनिन का है बेसिकली। होल स्ट्रक्चर में एलेनिन का काउंट कितना है 800 डिवाइडेड बाय, हमने यहाँ पे टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं पूरे स्ट्रक्चर में, इट इज 1000 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.08। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है टोटल अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन दी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अमाइनो एसिड रेसिड्यू कितने हैं हमारे पास, 800 है, टोटल अमाइनो एसिड 1000 से, इसकी वैल्यू आ गई 0.08, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। अभी हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, दैट इज अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट, इट इज दी बेसिकली हेलिक्स, शीट एंड कॉइल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एलेनिन इन दी हेलिक्स, हेलिक्स में एलेनिन की क्या प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने हेलिक्स में क्या देखा था, हेलिक्स में एलेनिन कितनी टाइम्स है, 500 टाइम्स है, और हेलिक्स में टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 4000 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हेलिक्स में एलेनिन का काउंट था हमारे पास 500 और हेलिक्स में टोटल अमाइनो एसिड्स थे हमारे पास 4000, तो यहाँ पर टोटल हुआ 0.125। ये क्या हमारे पास
probability of alanine in the helix structure. Similarly, probability of alanine in the beta sheets. अभी बीटा शीट्स में हमने क्या कैलकुलेट किया था 150 और बीटा शीट्स में टोटल अमाइनो एसिड्स थे हमारे पास कितने 3000 थे, इसकी वैल्यू है 0.05 एंड सिमिलरली फॉर द कॉइल्स probability of alanine in the coil उसका भी सेम था तो इसका भी आएगा 0.05. तो अब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी 1 2 3 एंड 4. दिस इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द हेलिक्स. ये बीटा शीट्स के लिए है और ये हमारे पास कॉइल के लिए. ओके सो हमें इसको याद रखना है, इसको हम आगे चेक करेंगे. अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमने टोटल काउंट किया. हमने क्या किया, डेटा सेट प्रिपरेशन किया, हमने काउंट की फ्रीक्वेंसीज. इन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने इन काउंट को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया. अब हम इस जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इंफॉर्मेशन में. इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली ये लॉग वैल्यूज हैं. ये है इसका फॉर्मूला, आप इसको बाद में स्टडी कर लेना. मैं आपको बता देती हूँ ये फॉर्मूला बेसिकली वर्क कैसे करता है. अब यहाँ पर हमारे पास है, अब हम सबसे पहले हम सपोज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, पहले हेलिक्स के बारे में. जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली उसको हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है. आई इज व्हाट, इंफॉर्मेशन. एच इज फॉर द हेलिक्स बेसिकली इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर हमारे पास ये है ना आई एस. एस इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर हमारे पास या तो हेलिक्स होगा या शीट होगा या कॉइल होगा. फिर लॉग वैल्यू लेंगे, उसके बाद ये वैल्यूज मैं आपको बताती हूँ कैसे होंगी. तो यहाँ पर है इट इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.125 डिवाइडेड बाय 0.08. अब ये वैल्यू मैं बताती हूँ कहाँ से आई है, आपको याद हो तो जस्ट अ मिनट. हाँ, यहाँ पर हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है 0.08. 0.08 क्या है हमारे पास, 0.08 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिनिन इन दी ओवरऑल स्ट्रक्चर. यानी कि पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एलिनिन की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने लिखना है नीचे. ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास हमने यहाँ पर लिखा है इट इज 0.125. यानी कि हमने हेलिक्स का बेसिकली निकाला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, probability of alanine in the helix divided by probability of alanine in the whole structure, that is 0.125 is divided by 0.08 और इसका हमें log पता करना है. ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज log of 1.5625. log of 1.5625 is approximately, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इट इज 0.1994. ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई इंफॉर्मेशन दैट एलेनिन जो है वो हेलिक्स में क्या फॉर्म करेगा, बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन है. ये हमने फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लिया. अब ये हमने कर लिया हेलिक्स का कैलकुलेशन. सिमिलरली हम करेंगे शीट का फॉर्मेशन. तो शीट में हमारे पास आई एंड दिस इज ई. यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.05, क्योंकि ये हमारे पास शीट में एलिनिन इतनी बार आ रहा था, डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 0.08. So here it is log of 0.625 divided by, इसकी वैल्यू जो है माइनस में आ रही है, that is 0.204. Similarly थर्ड हमने इसका किया कॉइल से रिलेटेड, मतलब कॉइल के बारे में. So I C is equal to, इसका भी वैल्यूज क्योंकि सेम ही आएगा, दोनों की वैल्यू सेम थी 0.204 ही आएंगी. ठीक है, तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई. ये क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है. डन. अब यहाँ पर हमने इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज रख ली है, हेलिक्स की इतनी आई है, शीट की इतनी आई है और कॉइल की इतनी आई है. ठीक है, अब ये इंटरप्रिटेशन है. अब इसके बेसिस पे आप क्या पता कर सकते हैं, मैंने आपको जो स्टूडेंट की एग्जांपल दी है उससे आपको क्या पता चला कि हम जो 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से जिसका टोटल काउंट जो है, टोटल मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वो क्या था, टॉपर था, है ना. अब यहाँ पर जो है माइनस वाली वैल्यू तो ऑफ कोर्स नेगेटिव वाली वैल्यूज हमेशा छोटी होती हैं. अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू एक ही है हेलिक्स की. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट एलिनिन जो है वो क्या फेवर करेगा, एलिनिन इट विल फेवर दी हेलिक्स. एलिनिन जो है वो हेलिक्स को फेवर करेगा. डन. अब ये हमारे पास होगी. अब ये हमने किससे पता किया, हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी के बेसिस पे ये चीजें पता की हैं. ठीक है, अब तक हमने क्या किया, हमने जो है टोटल हमने सबसे पहले उसका प्रोटीन का हमने स्ट्रक्चर लिया था, कहाँ से, पीडीबी से लिया था. उसमें हमने पहले अमाइनो एसिड का टोटल काउंट देखा था प्रोटीन में. फिर हमने स्ट्रक्चर्स काउंट किए थे, यानी कि हेलिक्स कितना है, वो एक्सटेंडेड शीट्स कितनी है, कॉइल्स कितनी है. उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इनकी काउंट की जो है प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की. प्रोबेबिलिटीज को हमने कन्वर्ट किया किसमें, इंफॉर्मेशन में. डन.
अभी नेक्स्ट हमारे पास है इनकॉर्पोरेटिंग द नेबरिंग इफेक्ट। अभी तक आपको ये तो नहीं पता चला होगा कि नेबरिंग इफेक्ट अभी तक कैसे आया है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल टेक अ सीक्वेंस विंडो। जनरली जो है 17 अमाइनो एसिड का विंडो साइज जो है गौर मेथड यूज करता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल अभी ले रखी है। सपोज ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसको हम यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि सेंट्रल वाला जो है 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 एंड हियर -1 -2 -3। इसको हम ऐसे इसकी जो है पोजीशन हम इसको दे देंगे, ठीक है, हर एक अमाइनो एसिड को। अब यहाँ पे हमें ए यानी कि एलेनिन प्रिडिक्ट करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन हमने इसको दे दी है। अभी इस पोजीशन के बेसिस पे हमने क्या किया है, हमने एक प्री कंप्यूटेड वैल्यूज जो है यहाँ पर ऑलरेडी ले रखी है, एंड दिस इज फॉर दी हेलिक्स। बेसिकली ये हमने हेलिक्स के लिए लिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, ये हमारे पास है इंडिविजुअल स्कोर्स, लाइक जिस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें जो है स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट्स है ना, तो 7 सब्जेक्ट्स, सपोज ये हमारे पास जितने भी हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं। अभी इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेट किया, इसका सम कैलकुलेट किया, ठीक है। ये सारे मार्क्स हैं, इसका हमने सम कैलकुलेट किया, ये जो भी वैल्यूज हैं सम कैलकुलेट किया, सम कितना आया हमारे पास 0.75 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अनदर टेबल था फॉर द बीटा शीट, हमने उसका जब सम कैलकुलेट किया, जैसे हमने ये किया है तो हमारे पास 0.20 आ गया। सेम फॉर द कॉइल हमारे पास 0.10 आ गया, डन। अब इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है हमारे पास किसकी आई है, हेलिक्स की आई है, डन। अभी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि दैट इट विल फॉर्म दी हेलिक्स। अब ये हमारे पास है फाइनल प्रेडिक्शन, डन। अब इसके बेसिस पे आपको क्या पता चला कि स्टूडेंट के एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में समझा सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में बेसिकली हमने क्या किया था, इंफॉर्मेशन थ्योरी में जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट का वो एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट्स हैं। सपोज चलो हम 5 ले लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस एंड सोशल स्टडीज, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्टूडेंट सपोज अखिल का आ गया, ठीक है, एक स्टूडेंट के। अब इसके जितने भी मार्क्स होंगे हमारे पास, उसका हम क्या करेंगे, हम उसका सम कैलकुलेट करेंगे। सपोज इसका सम आ गया 460 आउट ऑफ 500, डन। अब ये एक स्टूडेंट का हमने कैलकुलेट किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 29 मोर स्टूडेंट्स हैं, हम उनका भी ऐसे ही सम कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इसमें टॉपर कौन है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में इसके मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा थे, लेकिन उसके बेसिस पे ही टॉपर नहीं डिसाइड हुआ। टॉपर किसके बेसिस पे डिसाइड हुआ कि अखिल के जो और बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, नेबरिंग अमाइनो एसिड्स बोल सकते हैं, इनके बेसिस पे डिसाइड हुआ कि इसके टोटल स्कोर तो 460 ही है, जो कि बाकी स्टूडेंट से कम है। तो इन्होंने इस तरीके से जो है टॉपर डिसाइड किया था, ठीक है। अब इसके हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पे आ जाते हैं बेसिकली। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है नेबरिंग अमाइनो एसिड्स को कंसीडर करता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस, इट कंसीडर द नेबरिंग रेसिड्यूज, यानी कि नेबरिंग अमाइनो एसिड्स को ये कंसीडर करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन थ्योरी। अब इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है, ये लॉग प्रोबेबिलिटी की रेशियो है और ये काफी एक्यूरेट होती है, ओके। उसके बाद ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है हमारे पास, इसका एक्यूरेसी लेवल हाई है, दैट इज इसका एक्यूरेसी है 65 to 75%। किस पे बेस्ड है ये, रियल एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये पीडीबी से जो है रियल जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, रियल स्ट्रक्चर्स है, उनको लेता है। उसके बाद सिंपल है एंड इंटरप्रिटेबल है। इफ आई टॉक अबाउट इट्स लिमिटेशंस, व्हाट विल यू से, यहाँ पर जो है ये लोकल इंटरेक्शंस कंसिडर करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर इसका जो है 17 ही विंडो साइज है, 17 विंडो साइज है। और हमें पता है कि प्रोटीन में, हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 अमाइनो एसिड्स हैं, तो 10,000 और 17 अमाइनो एसिड्स में कितना वास्ट डिफरेंस है। और क्योंकि यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल इंटरेक्शंस होती हैं, यहाँ पर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेंडर वॉल इंटरेक्शंस होती हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स के इंटरेक्शंस होते हैं। तो 17 विंडो साइज जब हम लेते हैं तो इसमें ये लोकल इंटरेक्शंस को ही कंसीडर करता है, ठीक है। एक्यूरेसी इसकी मॉडरेट है, क्योंकि ऐसे 70 to 75% इज नॉट वेरी मच एक्यूरेसी लेवल।
ये क्या करता है हमारे पास, ये 3D स्ट्रक्चर्स जो है नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी स्टडी किया कि हेलिक्स, कॉइल्स और बीटा शीट्स के बारे में बताता है, 3D स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है। एंड इट इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इंफॉर्मेशन थ्योरी समझना, तो ये इसकी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम मशीन लर्निंग मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।